Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्ट इट. फिर एक बार पास्ट रिपीट हो रहा था. फिर एक बार विंग वांगजी के सामने हेल्पलेसली खड़ा था. इस ऑफिस का कंट्रोल, ये सिचुएशन और सामने खड़ा विंग तक फिर एक बार वांगजी के कंट्रोल में था. वांगजी विंग से कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा था. विंग का पूरा फेस स्वेट से कवर हो चुका था. उसे वांगजी को देखकर फिर एक बार वो सारी चीज़ें याद आ रही थी. वो फिर एक बार कमज़ोर पड़ रहा था. लिटरली उसकी बॉडी फिर एक बार शिवर कर रही थी. वांगजी का सच में आज भी उस पर उतना ही असर होता था. आज भी विंग वांगजी से डरता था. वांगजी को विंग की आंखों में अपने लिए डर देखकर सेटिस्फैक्शन भी फील हो रहा था और बुरा भी लग रहा था. सेटिस्फैक्शन इसलिए कि विंग आज भी उसके कंट्रोल में है और बुरा इसलिए कि विंग उसके कंट्रोल में प्यार की वजह से नहीं, डर की वजह से है. पर अब ये सोचने का वक्त नहीं है. अब ये सिचुएशन है तो इसका फ़ायदा उठाना तो बनता है. विंग को फिर एक बार अपने सामने झुकाने का ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि विंग कमज़ोर है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा. ये बात विंग को देखकर ही समझ में आ रही है. विंग इस वक्त सबसे ज़्यादा वीक है. वो स्ट्रांग नहीं है, वो यील्डिंग नहीं, विंग है जिसकी कमांड वांगजी के हाथ में है. तो वांगजी उसे कंट्रोल तो कर ही सकता है. वांगजी विंग की तरफ कदम बढ़ाने लगा और विंग खुद पे से कंट्रोल खोने लगा. उसे डर लगने लगा था. फिर से वो सारे मोमेंट्स उसके आंखों के सामने चल रहे थे. उसे खुद को कंट्रोल करना होगा, वरना वो फिर एक बार मजबूर हो जाएगा वांगजी के सामने झुकने के लिए और फिर एक बार कैद हो जाएगा. पर विंग ऐसा नहीं होने दे सकता. वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे करीब मत आओ. पर वांगजी वो कहाँ विंग की बात मानने वाला था. विंग इतने दिनों बाद, इनफैक्ट इतने सालों बाद आज अकेले में उसके सामने है. वो उसे इतनी आसानी से जाने तो नहीं देने वाला. वांगजी विंग की तरफ कदम बढ़ाते बढ़ाते उसके बहुत करीब आ चुका था. उन दोनों के बीच बस एक कदम का फासला बचा था. विंग इधर उधर देखता है. वांगजी से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था. बस एक कदम और वांगजी उसे फिर से पकड़ लेगा. और ऐसा ही होता भी है. विंग सोच ही रहा था कि वांगजी उसे उसकी वेस्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है. विंग सीधा जाकर वांगजी के हार्ड चेस्ट से लग जाता है. विंग शिवर कर रहा था. अभी भी वो वांगजी की बाहों में काँप रहा था. विंग का कोई भी बॉडी पार्ट इस वक्त इस सिचुएशन में विंग का साथ देने के लिए टोटली रिफ्यूज़ कर चुका था, क्योंकि विंग का माइंड ही अभी स्टेबल नहीं था. वो खुद अनकंट्रोल था, अनस्टेबल था, जिस वजह से वो खुद पे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था. वो फ्लैशबैक्स उसकी तरह से कमज़ोर कर चुके थे. विंग हेल्पलेस था और वो वांगजी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था. वो फिर एक बार वांगजी से अपनी आंखें चुरा रहा था और नीचे की तरफ ही देख रहा था. उसके हाथ इतना भी काम नहीं कर रहे थे कि वो वांगजी को बैक पुश कर सके. वांगजी ये सब समझ रहा था और वो स्मक कर रहा था विंग को देखकर, क्योंकि विंग को ऐसे देखकर वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था. वांगजी विंग के चिन पर हाथ रखता है और उसके फेस को ऊपर लेता है. पर विंग वो फिर एक बार वांगजी से नज़रें चुरा रहा था. वांगजी विंग से अपनी कमांडिंग ट्यून में कहता है, लुक एट माई आइज माई हस्बैंड. पर फिर भी विंग वांगजी से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था. वांगजी को गुस्सा आ जाता है. वो विंग के वेस्ट के अराउंड अपना जो ग्रिप थी उसे और भी टाइट करने लगता है और विंग के चिन पर जो उसकी ग्रिप थी उसे भी टाइट करने लगता है, जिस वजह से विंग को पेन होता है और वो वांगजी की आंखों में देखने लगता है. वांगजी
विंग के फेस पर अपना जो हाथ था उसे निकाल लेता है और अपने पॉकेट से एक हैंकरचिफ निकाल के विंग के फेस को क्लीन करने लगता है, क्योंकि विंग का पूरा फेस स्वेट से कवर हो चुका था। उस स्वेट को क्लीन करते हुए भी विंग ने और वांग जी ने अपना आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं किया था, क्योंकि वांग जी ने विंग को इसकी परमिशन नहीं दी थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग अभी भी काँप रहा था। वांग जी एक स्माइल के साथ विंग को कहता है, बस यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम आज भी मुझे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तुम आज भी मेरे ऑर्डर पर हो। हमेशा ऐसे ही तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, वरना तुम जानते हो ना कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। विंग कुछ नहीं कहता। वो अभी भी वांग जी की आंखों में देख रहा था। उसे वक्त की ज़रूरत थी। उसे खुद को संभालने के लिए और वांग जी के सामने खड़े होने के लिए वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि उसने इन सारी सिचुएशन को सोचा ही नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी ऐसे उसके सामने इस हालत में आ जाएगा। उस पार्टी को ख़त्म हुए लगभग मंथ गुजर चुका था। वांग जी ने उसे पहले 4 दिन ही परेशान किया। उसके बाद वांग जी का कोई भी अता पता विंग के पास नहीं था, जिस वजह से विंग को लगा कि वांग जी ने गिव अप कर दिया, पर ये विंग की गलती थी। विंग कहीं ना कहीं अंदर से ये जानता था कि वांग जी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, पर फिर भी अगर वांग जी ने उस पर गिव अप कर दिया है तो ये विंग के लिए सबसे खुशी की बात थी। और विंग ने भी खुद वांग जी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि सच में वांग जी हो सकता है कि समझ चुका हो, पर विंग उसके लास्ट वर्ड कैसे भूल सकता है। वांग जी ने जो वादा कर दिया उस वादे से वो तो पीछे नहीं मुकरता। ये बात विंग भूल गया था, जिस वजह से वो आज फिर से इतनी बड़ी ट्रैप में फंस गया था। विंग की बेवकूफ़ी ने उसे फिर एक बार ट्रैप कर दिया था, पर उसे खुद को बचाना होगा। उसे खुद को इस सिचुएशन से कैसे भी करके निकलना होगा, वरना फिर एक बार वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। विंग कमज़ोर नहीं पड़ सकता। विंग को वक्त की ज़रूरत है, पर वांग जी उसे क्या वो वक्त देगा? नहीं। वांग जी विंग को लूज कैसे कर सकता है, जिस वजह से वांग जी पूरी कोशिश कर रहा था कि विंग उससे डरता ही रहे। वो दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और अपनी अपनी जगह से सोच रहे थे। वांग जी ये सोच रहा था कि वो विंग को और भी अपने सामने कमज़ोर कैसे करे, और विंग ये सोच रहा था कि वो हार नहीं सकता, उसे खुद को कंट्रोल करना होगा और वांग जी से फाइट बैक करना होगा। पर उसे वक्त की ज़रूरत है, जो वक्त उसे मिल भी जाता है, क्योंकि इस मोमेंट को ब्रेक करने के लिए वांग जी का मोबाइल रिंग करने लगता है। विंग का ध्यान वांग जी की आंखों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उन दोनों का ही ध्यान अब पूरी तरीके से उस मोबाइल की रिंग पर था। वांग जी मोबाइल को अपने पॉकेट से बाहर निकलता है और स्क्रीन पर नाम देखता है। ये अगर नॉर्मल कॉल होती तो हो सकता था कि वांग जी उसे अवॉइड कर दे, पर कॉल लैन सिचेन की थी, जिस वजह से वांग जी को उसे अटेंड करना ही पड़ता है। पर उसने अभी भी विंग को छोड़ा नहीं था, पर विंग को अच्छा खासा वक्त मिल जाता है खुद को स्टेबल करने के लिए। उसके पास 2 से 3 मिनट थे और ये वक्त काफ़ी था विंग को खुद पे कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही वो कॉल कट होती है और वांग जी विंग के तरफ देखता है, विंग की आंखों में अब डर नहीं था। जो विंग पहले डर से काँप रहा था, उसने खुद को अच्छा खासे स्टेबल कर लिया था और विंग भी वांग जी की आंखों में देख रहा था। अब वांग जी समझ चुका था कि विंग उसके कंट्रोल से हट चुका है, जिस वजह से वो फिर एक बार विंग पर कंट्रोल लेने के लिए उसकी वेस्ट की ग्रिप को टाइट करने लगता है। पर इस बार विंग थोड़ी ना वांग जी से हारने वाला था। वो ज़रा सा भी नहीं हिलता और इस बार विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था खुद। वांग जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो विंग की तरफ झुकने लगता है ताकि वो विंग को किस करने के लिए बढ़ सके। पर इससे पहले कि उन दोनों के लिप्स टच हो जाते, वांग जी की ग्रिप अचानक विंग के वेस्ट से छूट जाती है। एक्चुअली विंग ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया था, पर इस बार थोड़ी अलग तरीके से।
विंग ने अपने एक पैर से वांग जी के एक पैर को बहुत ज़ोर से हिट किया था, जिस वजह से विंग वांग जी की पकड़ से छूट चुका था। वांग जी विंग की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था और विंग उस डोर को ओपन करने के लिए बढ़ता ही था। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उसी डोर पर पिन कर देता है। उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए वांग जी विंग से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? ये सारी सिली ट्रिक्स यूज करके तुम मुझे हरा सकते हो? अगर ऐसा तुम सोचते हो ना लैन वी वुशियान, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इतना बोलकर वांग जी विंग के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और विंग को फोर्सफुली फिर एक बार किस करने लगता है। वो फिर एक बार विंग को मजबूर कर रहा था ताकि विंग अपना माउथ ओपन कर दे, पर इस बार विंग भी हार नहीं मानने वाला था। उसने अपने दोनों लिप्स को बहुत टाइटली लॉक करके रखा था। वांग जी लगातार उसके लिप्स पर बाइट करने की कोशिश कर रहा था ताकि विंग अपने लिप्स को ओपन कर दे और वो विंग को अपने कंट्रोल में ले सके, पर विंग भी इस बार हार मानने वाला नहीं था। वो लगातार वांग जी के हर टच को और हर किस को रेजिस्ट कर रहा था। वांग जी उस पर प्रेशर बना रहा था, उसकी बॉडी पर अपनी बॉडी को बहुत टाइटली प्रेस कर रहा था ताकि विंग किसी तो चीज़ से हार जाए, पर विंग ऐसा नहीं करता। वो लगातार वांग जी को पीछे ढकलने की कोशिश कर रहा था और वांग जी से छूटने की कोशिश कर रहा था और वो इस चीज़ में सफल हो भी जाता है। विंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करके वांग जी को पीछे ढकेलता है और जैसे ही वांग जी फिर से उसकी तरफ आने के लिए बढ़ता है, उस पूरे रूम में एक आवाज़ गूंज जाती है और वांग जी के राइट चीक पर विंग के पंजे का निशान उमड़ जाता है। वांग जी ने कभी नहीं सोचा था कि विंग उस पर हाथ उठाएगा। पहले जब विंग ने उस पर हाथ उठाया था वो सिचुएशन थोड़ी अलग थी, तब विंग वांग जी को बचाना चाहता था, पर इस सिचुएशन में विंग वांग जी पर हाथ उठाएगा ये वांग जी ने नहीं सोचा था और ना वांग जी इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर था, क्योंकि वांग जी को लगता था कि विंग उस दिन पब्लिक में था जिस वजह से, और ख़ासकर सॉन्गलैंग उसके साथ था जिस वजह से विंग खुद को स्ट्रांग दिखा रहा था। पर अगर वो अकेला होगा तो वांग जी उस पर आसानी से कंट्रोल पा लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। विंग तो उल्टा उसी पर हाथ उठा देता है। वांग जी को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो वो पहले से ही बहुत फ्रस्ट्रेट था क्योंकि उसे विंग चाहिए था। पिछले 1 महीने से वो न जाने क्या क्या कर रहा था ताकि वो विंग को अपने ट्रैप में फंसा सके। डब्ल्यू वांग जी की ही कंपनी थी जिसे वो हैंग वांग जुंग नाम से रन करता था। सॉन्ग कॉर्पोरेशन लैंड कॉर्पोरेशन के साथ तो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगी, ये बात वांग जी जानता था, जिस वजह से उसने डब्ल्यू का यूज़ किया ताकि वो आसानी से सॉन्ग्स कॉर्पोरेशन को अपने अंडर कर सके। इतना ही नहीं, उसने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसके मुताबिक अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो और कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना चाहे तो सॉन्ग्स कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और विंग ये कभी नहीं होने देगा। उसने एक परफेक्ट प्लान के तहत फिर एक बार विंग को अपने अंदर बांध लिया था 1 साल के लिए, पर यहाँ विंग खुद ही फिर एक बार स्ट्रांगली बिहेव कर रहा था। वो वांग जी के कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर जा चुका था। वांग जी अपनी लाल आंखों के साथ विंग की तरफ घूर रहा था और विंग के चेहरे पर अब डर नहीं था। वो बहुत फियरलेसली वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है, पर इस बार विंग अपने स्टेप्स को बैक नहीं लेता, वो वही खड़ा होता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपनी गुस्से भरी वॉइस में कहता है, क्या लगता है तुम्हें? तुम सच में मेरे हाथ से छूट जाओगे? मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा या ये थप्पड़ तुम्हें यहाँ से आज़ाद करेगा? अगर तुम ये सब सोच रहे हो ना, तो ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। इतना बोलकर वो विंग के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है और विंग के बालों को बहुत टाइटली अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। इस बार विंग भी अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बिल्कुल चेंज नहीं करता।
भले ही उसे पेन हो रहा था, पर फिर भी वो वांग जी की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, इस बार तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पर। विंग का ऐसा फियरलेस बिहेवियर वांग जी को पसंद नहीं आ रहा था। उसे कैसे भी करके विंग को अपने सामने झुकाना था, और अगर विंग ऐसे ही बिहेव करता रहा तो वांग जी विंग को कमज़ोर नहीं कर पाएगा, उसे विंग को कमज़ोर करना होगा। वांग जी फिर से अपने चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल लाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम हस्बैंड हो मेरा हक है तुम पर। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब जानते हो ना, लैन वी वूशियान। तब विंग वांग जी की तरफ एक स्माइल के साथ देखता है और कहता है, क्या कर सकते हो तुम? फिर एक बार मुझे कैद करना चाहते हो उस मेंशन में, या इस बार कोई और जगह ढूंढी है जहाँ से मुझे कोई और ढूंढ ना पाए? पहले पैरों में जंजीर डाली थी ताकि मैं भाग ना पाऊँ, अब क्या मेरे पैर काट डालोगे ताकि मैं तुम्हारी कैद से छूट ना पाऊँ? और क्या कर सकते हो तुम? इन सब चीज़ों के अलावा तुम्हें आता ही क्या है लान वांग जी? तब वांग जी विंग को छोड़ देता है। वो पलटता है और एक स्माइल के साथ, जो विंग देख नहीं पाता क्योंकि विंग की तरफ वांग जी की पीठ थी, एक स्माइल के साथ वांग जी कहता है, सॉन्ग्स कॉरपोरेशन। विंग वही शांत हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ पलटता है, विंग के फेस के एक्सप्रेशन देखने के लिए, जो पूरी तरीके से शांत हो चुके थे। जो विंग अभी तक अपने चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल लेकर वांग जी को आंसर दे रहा था, वही विंग अब शांत हो चुका था। और विंग उसी तरह वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे चंगुल से भाग सकते हो? मैंने ये प्लान बहुत सोच समझ के बनाया है। 1 साल तक हम दोनों कंपनियों में से एक भी कंपनी बैकअप नहीं ले सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी कंपनी टर्मिनेट करेगी उसे बहुत बड़ा कंपनसेशन सामने वाली कंपनी को देना होगा। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल नहीं सकते, वरना सॉन्ग्स कॉरपोरेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और जिस सॉन्गलैंग के दम पर तुम उड़ रहे हो ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मैं पूरी तरीके से सॉन्ग्स कॉरपोरेशन को बर्बाद कर दूंगा, उसे बैंकरप्ट कर दूंगा, और फिर तो तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, तुम्हें मेरे सामने झुकना ही होगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये सब कर सकता हूँ, पर अगर तुम नहीं चाहते तो फिर से मेरे पास वापस आ जाओ, फिर से मेरे बन जाओ। यही एक रास्ता है तुम्हारे पास, खुद को भी और सॉन्ग्स कॉरपोरेशन को भी बचाने के लिए। अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सॉन्ग्स कॉरपोरेशन पर आज भी नहीं आने दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं पूरी सॉन्ग्स कॉरपोरेशन को और सॉन्गलैंग को भी बर्बाद कर दूंगा। इनफैक्ट मैं सॉन्गलैंग को जान से मार दूंगा, और तुम जानते हो कि मैं ऐसा बहुत आसानी से कर सकता हूँ। सो अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है। तुम अगर अपने उस सो कॉल्ड अंकल को और उसकी कॉरपोरेशन को बचाना चाहते हो तो मेरे सामने खुद को सरेंडर करो, पूरी दुनिया के सामने। इनफैक्ट मुझे एज योर हस्बैंड सबसे इंट्रोड्यूस करो, और मुझे फिर एक बार अपने ऊपर सारे राइट्स दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने बातों से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम अपने पास चाहिए हो, मुझे मेरा हस्बैंड मेरे पास चाहिए फिर एक बार, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात तुम जानते हो। सो अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, तुम्हें क्या करना है ये देख लो। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.